क्या है ये? डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ये तो अच्छा टेक्निकल है। लेटेस्ट सर ट्रांसपोर्ट E20 फ्यूल वगैरह जो आया है ये डिकार्बोनाइजेशन के लिए ही है। हाँ, ट्रांसपोर्ट को इसमें सर क्या? कार्बन एमिशंस को कम करना है जनरली। कार्बन हाँ इमिशंस और डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स का इमिशंस को कम करने के लिए है सर। हाँ, तो इसमें ये है कि डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पाथवे बनाया जाएगा, एक ऐसा पाथवे हो जहाँ पे कार्बन इमिशन कम से कम हो। जैसे अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रोड रियूजेबल बिल्डिंग। प्लास्टिक का बनाया गया था रोड, या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है मतलब ऑटोमेटिक रोड से चार्ज हो जाएगी, उसको फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। इथेनॉल तो ब्लेंडिंग ऐस वगैरह का टारगेट है सर। एथनॉल ब्रांडिंग तो है, बिल्कुल है एथनॉल ब्रांडिंग E20। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो जहाँ पे कम से कम लो मतलब कार्बन का एमिशन हो, लो कार्बन एमिशन, कम से कम एमिशन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं आंसर में। कार्बन प्राइसिंग, ये भी आप जानते हैं, क्या है बताइए? तो कार्बन मार्केट में एक बनाया गया जैसा कम कार्बन एमिशन करने से उसको सेल वगैरह करने से जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, ऐसा कुछ। बताइए, कोई और बताइए। कार्बन ट्रेडिंग का ही मैकेनिज्म है सर। लाइक देयर इज a limit on how much emission one country or one company is permitted, and after if it crosses that limit, then he is supposed to pay that for that गुड, extra emission. बिल्कुल बिल्कुल। कार्बन प्राइसिंग का मतलब यही है कि अगर कंपनी ए है, कंपनी बी है, अगर कंपनी ए का मान लीजिए उसकी कहा गया है कि आप 50, सपोज के 50 टन आप प्रोडक्शन कर सकते हैं CO2 का, उसके उसके बदले उसने 30 टन ही किया प्रोडक्शन CO2, तो वो बाकी वो बेच सकता है जो 20 है, और वो दूसरी कंपनी बी खरीद सकती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उस चीज का ट्रेडिंग हुआ कि जो 20 मिलियन कम जो प्रोडक्शन किया कंपनी है, तो कंपनी भी खरीद सकती है उस 20 मिलियन कार्बन को, CO2 को, ताकि वो इन्वायरमेंट में जो है बैलेंस बना रहे CO2 का। तो ऐसा में था उसके बदले वो पैसा कमाएगी, और उससे कहीं ना कहीं एक प्रमोशन हुआ, कि प्रमोशन ये हुआ कि कार्बन का कम से कम प्रोडक्शन हो, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि लेस कार्बन प्रोडक्शन हो, लेस कार्बन इमिशन हो। कार्बन पैसे एक तरह से कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन मार्केट का ही बात है, यही कम से कम इमिशन किया जा सके। ये आप जानते ही हैं, E100 इथेनॉल। सर एक डाउट है सर। हाँ बताइए। सर जैसे CBAM जो यूरोपियन कंट्रीज ला रहा है, तो उसको हाँ हाँ, इंडिया हमेशा अपोज करना चाहता है, तो क्या इसको क्या ला रहा है यूरोपियन कंट्री, बताइए। हाँ, CBAM सुना जो नहीं। लाया है, कार्बन बॉर्डर हाँ एडजस्टमेंट वाला, तो उसको हाँ हाँ। इंडिया तो अपोज करता है, तो उसको यहाँ हम्म, पर आंसर्स में देंगे या नहीं इसके लिए इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल बोल देखिए, के। नहीं देखिए, काहे नहीं दे सकता, बिल देखिए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट अपोज इंडिया अपोज क्यों कर रहा है? इंडिया अपोज क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया इंडिया, अपोज करता है क्योंकि इंडिया का ज़्यादा सेल यूरोप में होता है, और इंडिया के लिए ये फायदेमंद नहीं है। ये हाँ, इंडिया CBDR प्रिंसिपल के अगेंस्ट इसको बोल रहा है, और इसलिए इसको अपोज करता है। इंडिया का अपोज करने की एक बात और भी है, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने इन्वायरमेंट को मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज कर लिया, इंडिया इंडिया अभी ने तक यूज ही नहीं कर पा। यस जी सर, सर, वही CBDR प्रिंसिपल वही बोला। इंडिया ने इंडिया यूज यूटिलाइज ही ही नहीं नहीं कर। किया, तो क्यों हम्म, उसका सपोर्ट करेगा। तो ये लेकिन वही बोल रहे आप, हैं सर, इसको आंसर में डाल सकते नहीं हैं कि लेकिन नहीं, जब क्योंकि जब इंडिया अपोज इन्वायरमेंट का करता है आंसर इसलिए। है, नहीं जब इन्वायरमेंट का आंसर है तो आप लिख सकते हैं कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBDR कैन बी यूज्ड या कैन बी मैकेनाइज्ड, आप लिख सकते हैं। देखिए, है तो जब आप इन्वायरमेंट का आंसर लिख रहे हैं, सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप लिख, क्योंकि ये मैकेनिज्म तो बढ़िया है। वो अलग बात है कि कोई डेवलप्ड कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री की बात अलग चीजें हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंट के स्तर से देखिएगा तो ये तो मैकेनिज्म बढ़िया है, कि ये कहीं ना कहीं एक प्रमोशन किया जा रहा है कि नहीं, आप अधिक से अधिक प्रमोट, अधिक से अधिक आप लेस कार्बन इमिशन वाला प्रोडक्शन करिए। तो इन्वायरमेंट के स्तर से ये आंसर में आप डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप लिखना होगा कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका ऐसा मैकेनिज्म हो ताकि दोनों को फायदा हो।
ये तो आप INDC है जो हमारा टारगेट था COP21 के माध्यम से, अभी चल रहा है टारगेट। इसके बारे में हमने बताया ही, टेक्निकल चीजें जो थी। देखिए जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का है, जहाँ पे आप टोटली ब्लैंक होंगे। जब ब्लैंक होता है चीजें तो आप वहाँ पे बहुत सारा तरीका है लिखने का। क्या-क्या तरीका मैंने बताया था ऊपर में देखिए। जैसे आप कोई आंसर में आप ब्लैंक हो रहे हैं, तो जब ब्लैंक होना है तो उसका तरीका ये होता है कि 5-6 चीजें याद रखना है। जैसे एक आपका ICT है, दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, ये देखिए ये पेज, ये वाला पेज। जैसे मान लें कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जान रहे हैं साइंस एंड टेक का संबंधित, आप कौन-कौन सा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपली आप ICT के बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन कि डिजास्टर मैनेजमेंट कि कैसे एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक का यूज़ करके कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मान लीजिए ICT है, ICT के माध्यम से क्या हो सकता है? पहला काम हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस का काम कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं IEC। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकता है, सोशल IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसी में ICT में ही जब हम लोग आ जाएँगे तो AI का भी यूज़ कर सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे तुरंत पता चल जाए। अभी जो स्कीम आपका है, नीतीश जो स्कीम आया है, या अभी एक स्कीम है, बेफिक्र स्कीम है, इंद्रब्रज स्कीम है। नाम सुना है बिहार का ये सब स्कीम? जी जानते हैं सर। नीतीश के बारे में जानते हैं? क्या है नीतीश? सर नीतीश वो डिवाइस है डिवाइस सर। पेंडेंट टाइप का रहता है सर, जो 30 मिनट पहले हाँ, अलर्ट देता है। हाँ, और एक इंद्रवज्र एप्लीकेशन, ये क्या है? लाइटनिंग के लिए है सर। लाइटनिंग के लिए है कि इसकी मैप में रहेगा, मतलब जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखेगा, ऑटोमेटिकली वो इंडिकेट कर डालेगा कि वहाँ पे थंडर गिरने वाला, लाइटनिंग होने वाला है, तो अलर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? ICT का ही तो यूज़ है, एप्लीकेशन हो रहा है, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं। AI में भी ऑटोमेशन का बात हो सकता है कि जहाँ पे खतरा है, वहाँ पे रोबोट ही काम करे। जैसे मान लीजिए साइक्लोन आने वाला है, तो वहाँ पे ह्यूमन लाइफ्स की अपेक्षा वहाँ पे रोबोट जाके उसको हैंडल करे। GIS, इसमें सिंपल क्या है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम पहले से ही प्री मेजर कर लें, प्री डिटरमाइन कर लें, प्री कैलकुलेट कर लें कि कौन-कौन सा ज़्यादा क्षेत्र ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ बिहार फ्लड से हमेशा अफेक्टेड होता है, साउथ बिहार हमेशा ड्राउट से अफेक्टेड होता है। ऊपर नॉर्थ बिहार का सबसे जो नेपाल का बेल्ट है, वहाँ पे भूकंप सेस्मिक ज़ोन 5, तो हम लोग क्या ये एनालिसिस कर चुके हैं, तो उस माध्यम से हम लोग आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। रिमोट सेंसिंग, एरियल और सैटेलाइट दोनों के माध्यम से हम लोग सहायता दे सकते हैं, असिस्टेंस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वीक हो जाता है जब अर्थक्वेक आता है तो। किन्हीं का माइक वहाँ बंद कर लेंगे। सैटेलाइट के माध्यम से अगर जैसे अभी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, उससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन वीक नहीं होगा। अगर साइक्लोन आ गया या अर्थक्वेक आ गया, फिर भी कम्युनिकेशन मतलब एस्टेब्लिश रहेगा और हम लोग आसानी से उसको असिस्टेंस दे पाएँगे। बायोटेक्नोलॉजी, जब मान लीजिए सपोज़ करिए कहीं अर्थक्वेक आता है या कहीं फ्लड आता है, तो वहाँ पे तरह-तरह की गंदगी आ सकती है, तरह-तरह का वेस्टेज आता है चल कर के नदी के साथ। तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अलग-अलग तरीका है। सैटेलाइट बेस्ड ने बता ही दिया। नैनो टेक्नोलॉजी, हम लोग ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर सकते हैं कि नैनो सेंसर्स अवेलेबल हो, नैनो कैप्सूल्स अवेलेबल हो, नैनो ड्रोन्स अवेलेबल हो, नैनो
ये जहाज सॉरी बोट नैनो बोट्स अवेलेबल हो। टेक्नोलॉजी का कितना आप सोच पाते हैं कि इतना छोटा सामान हो कि जब उस तरह का घटना घटे तो वो नैनो बड़ा हो जाए, अपना बोटिंग पे सब लोग निकल जाए, वहां से बच जाए, असिस्टेंस हो गया। तो ये 5-6 जो आप बता रहे हैं, ये सिलेबस का जो हमारा पार्ट है, आईसीटी हो गया, एआई हो गया, जीआईएस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट हो गया। इस सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे हम इसके माध्यम से उसको हम असिस्ट कर सकते हैं, कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं। अब बाकी तो एग्ज़ाम्पल बाकी बहुत सारा है, देखिए दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये आपका इसमें लिखा गया है कि कौन-कौन से डिज़ास्टर्स आते हैं हमारे बिहार में। ड्राउट्स, अर्थक्वेक, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का, हमेशा आता है। फ्लड, क्या-क्या बिहार सरकार का इनिशिएटिव है 15 ईयर्स डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत डाइम और इम्बैंकमेंट बनाया गया है। ये सब तो टेक्निकल नहीं है, इधर आइए टेक्निकल में, इधर दिखाता हूँ। देखिए, रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन डिज़ास्टर फोरकास्टिंग मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्पेस रिमोट टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। शब्द पे गौर करिए, ये शब्द आपको यूज करना होगा, आपको मल्टीपल टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ध्यान रहेगा। डॉप्लर रडार लिडार सोनार, ये सैटेलाइट में हो गया, रिसैट, कार्टोसैट, रिसोर्स सैट, रिमोट सेंसिंग, इसका हम बात कर रहे थे। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बिहार मौसम सेवा केंद्र जो भी रिसेंटली एस्टेब्लिश किया गया है 2023 में। आगे देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी, यूएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट हो गया, जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट हो गया, रिमोट सेंसिंग बताया ही, जीपीएस इनेबल्ड सिस्टम, इसका हमने एग्जांपल अभी लिया है कि नीतीश हो चाहे वो हो, इंद्रब्रज ऐप हो, ये तो आईओटी ऑटोमेशन रियल टाइम मॉनिटरिंग, एआई में आप बता ही सकते हैं, गूगल बार्ड, चैट जीपीटी, एआई चैटबॉट। नैनो टेक्नोलॉजी, जानते हैं ना चैटबॉट, तो बताइए क्लियर है ना ये चैटबॉट? सर एआई असिस्टेंट। हाँ, जो चैटबॉट हम लोग मैसेज करते हैं उसमें डायरेक्ट हमको असिस्टेंट मिल जाता है। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नैनो ट्यूब्स बना सकते हैं ड्राउट एरिया में। देखिए, यूज्ड टू मेजर क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग वहाँ का वाटर स्ट्रेस जान सकते हैं, कितने दिनों तक वाटर स्ट्रेस किस लेवल तक रहेगा, फिर घट जाएगा, उसके लिए क्या प्रयास हो रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना बोधगया राजगीर के लिए। बायोटेक्नोलॉजी, जीएम क्रॉप्स, जहाँ ड्राई रीजन है वहाँ पे हम लोग जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स का यूज कर सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग हो सकता है, फूड का फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग सर्विलांस कर पाएंगे करंट लोकेशन का कि क्या स्थिति है। सिल्ट मैनेजमेंट, अब ये फ्लड का बात कर रहा है कि सिल्ट मैनेजमेंट आईटी रुड़की ने किया था इस पर रिसर्च, कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बेफिक हो गया, नीतीश हो गया। ये देखिए, फ्लड फोरकास्ट मॉडल, ये शब्द लिखेंगे, रिवर बिहेवियर एनालिसिस मॉडल, बिहार स्टेट एक्शन प्लान 2015, टेक्निकल चीजें हैं ये सब। उसको लगा कि नहीं, साइंस एंड मतलब बच्चा इंटरेस्टेड और थोड़ा सा अलग है, जब ये सब एप्लीकेशन तो लिखना ही है, बाकी ये दो चीज लिख रहे हैं। ये एनालिसिस कौन करता है? जो इंजीनियर है, जो इसमें रिसर्च कर रहा है, कैसे एनालिसिस करके क्या उसका इम्प्लीमेंट किया जाए, बड़ा सा एम्बैंकमेंट बनाया जाए कि छोटा एम्बैंकमेंट बनाया जाए, या डैम बनाया जाए, हाई लार्ज डैम बनाया जाए। बाकी इंडिया का तो आप देख ही रहे हैं, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ, आपदा मित्र, आरोग्य सेतु ऐप, सेंडाई फ्रेमवर्क। क्लियर हो रहा है या ज्यादा लग रहा है?
क्लियर हो रहा है सर। लेकिन सर ये सब कहाँ से मतलब हम लोग कर पाएंगे इतना एक सेकंड। हाँ यस सर, जी बहुत अच्छा लग रहा है सर ये। टीचर किस लिए होता है? इसलिए होता है ना। सर ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगा, साइन कर रहा है। हम्म देखिए, ये अभी जो चर्चा में मैंने बताया कि हम लोग का जो सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर सिलेबस, देखिए आईआर पढ़ना है, वेब 3, वेब 4, ये सब शब्द से आपको परिचित होना होगा, फेमिलियर होना होगा, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे साइंस एंड टेक में। वेब 3, वेब 4.0, ब्लॉकचेन हो गया। इधर देखिए, इसमें भी आप बहुत कुछ है। इधर देखिए क्वेस्ट, ये आपने नाम नहीं सुना होगा कहीं, नाम सुना है कोई? बताइएगा। ये तो सुना होगा, नेशनल क्वांटम मिशन सुना होगा, लेकिन क्वेस्ट का नाम या तो मुझे लगता है नाम नहीं सुना होगा। 6G 5G हो गया। इधर आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जेनेटिव एआई, रिएक्टिव एआई, अलग अलग जो यूजेज हैं, हेल्थ का हो गया, एजुकेशन का हो गया। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का सुभाष, सुप्रीम कोर्ट विधि अनुवाद सॉफ्टवेयर हो गया। ये सब शब्द से आपको परिचित होना है। इसके लिए आपको क्या करना है, गो थ्रू होना है, पढ़ना होगा। एवीजी टास्क फोर्स, पहला एवीजी एक बंगलौर में एस्टेब्लिश किया गया था। क्या होता है फुल फॉर्म एवीजी का, एवीजीसी का? कोई बताइए। नहीं, ब्लैंक। ऑगमेंटेड विजुअल कुछ। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। ये सबसे पहले खोला गया है बेंगलुरु में। न्यूज में पढ़ा हुआ, करंट अफेयर्स की न्यूज में। सुपर कंप्यूटर, बिग डेटा, फ्लॉप्स, सब तो जानते होंगे। मेज प्रत्युष परम सिंह, देख रहे हैं अलग अलग उससे फैक्ट है क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी में अभी कितना ग्रोथ हुआ है, इसमें कौन कौन सा चर्चा में रहा। रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। इधर देखिए स्कीम्स, बायोटेक किसान स्कीम, क्लिनिकल ट्रायल्स, बायोटेक पार्क, स्टार्टअप इंडिया, डिजाइनर बेबीज, थ्री पैरेंट बेबी, कम्प्लीमेंट्री डीएनए, न्यून टेक्नोलॉजी में। अब देखिए ये पढ़ेंगे तब ना यूज करेंगे ना। नैनो बायोसेंसर क्या होता है, नैनो बायोफर्टिलाइजर क्या होता है, नैनो हेर्बिसाइड्स हो गया, नैनो फंगिसाइड्स हो गया, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, नैनो फाइबर्स हो गया, नैनो वेस्ट वेरिएबल्स हो गया। इधर आइए आईपीआर इशू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लेकर जो समस्या होती है जिन्होंने बनाया है उसके लिए ही है। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री क्या अभी चल रही है, कौन कौन सा इनिशिएटिव है। ये देखिए जितना स्पेस से संबंधित कौन कौन सा फैक्ट्स है वो सब तो है, शुक्रयान, मंगलयान, उसके अलावा और कौन कौन सा कीवर्ड्स है। तो एक बार गो थ्रू होना है, बाकी हम चीजें तो बता ही रहे हैं शॉर्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं, लेकिन ये सबसे जानकारी होना चाहिए। एक बार गो थ्रू रहेंगे तो चीजें समझने में आसानी होता है, जितना आप मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और जब स्पेस का बात आएगा, आप ये स्कीम अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं एग्रीमेंट्स, अगर यहाँ से शुरू नहीं करते हैं तो एक अलग इम्पैक्ट बनता है। आउटर स्पेस ट्रीटी कब आया था, कोई जानते हैं? 1967 7 की 7 में आया था कि 19 में आया था? 67 67। 67 ठीक है। हेल्थ ट्रांसप्लांट हो गया, अलग अलग देख रहे हैं, सारा हेल्थ का पूरा है। जन औषधि केंद्र हो गया, पेटेंट सेक्टर हो गया, ग्लो रिपोर्ट, ये फैक्ट्स है और जो न्यूज में रहा चीजें उसके बारे में दिया गया है। बाकी ये साइंटिस्ट जो चर्चा में रहे उनके लिए भी है।
डिजास्टर मैनेजमेंट जो हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए रिसेंट इंसिडेंट हुआ, अब 2-3 एग्जांपल लेगा, कोई अमेरिका एग्जांपल लेगा, कोई बाकी ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल, बहुत एग्जांपल, जापान का है, कोई इंडोनेशिया का है, बामुला का है। कहाँ है, ड्रॉट कहाँ है, ये सब देखना, मतलब ये सब बताने का मतलब ये है कि फैक्ट्स फिगर आप जितना अधिक आप इंडल्ज करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उतना बेहतर आंसर होता है। ठीक है, बाकी जो हमने पढ़ाया है उनमें किन्हीं कुछ पूछना है तो बताइए। बताइए। मैं आप लिखेंगे ना, फुल में लिखना पड़ेगा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। देखिए, पहला बार जब आप आंसर लिख रहे हैं, जैसे आंसर का मतलब पहला बार वहाँ पे यूज़ किए हैं, पहली बार वो कीवर्ड यूज़ हुआ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेंगे ब्रैकेट में, एआई ब्रैकेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब वो सब दूसरी बार यूज़ होगा उस आंसर में, तो आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे a.i। लेकिन जब पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, दूसरी बार आप नहीं लिखेंगे, इट्स ओके। ओके सर, थैंक्स। उस पे कमांड करिए। सिलेबस में आपका पहले नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, आईओटी, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब पे कमांड करिए। ये बेसिक साइंस एंड टेक हो गया। उसके बाद उसका एप्लीकेशन, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि साइंस एंड टेक 2 तरीके से पूछा जाता है, एक आपका कोर साइंस एंड टेक और उसका एप्लीकेशन। तो कोर तो जो आपको बुक में है, मेंस 365 जो आप पढ़ेंगे, दैट इज एनफ। अगर थोड़ा सा भी 9th-10th में अच्छे से साइंस पढ़े होंगे तो ज़्यादा उसके लिए हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्लास में आपको सारा कुछ उतना बता दिया जाएगा कि आपको उससे काम हो जाएगा। तो कंटेंट कम पढ़ें, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, ऑथेंटिक पढ़ना है। अब 6-7 टॉपिक है साइंस एंड टेक का कोर्स, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी आईसीटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चर्चित है, अब मान लीजिए आईसीटी में ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, 5G हो गया, 6G हो गया, आईओटी हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या है। मेटावर्स हो गया, इतना अगर आपको पता है आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी होगा तो स्टेम सेल हो गया, जीन डिजाइनर बेबी हो गया, जीन थेरेपी हो गया, स्टेम उधर 3 पैरेंट बेबी हो गया। ये सब बात अगर आप लिख पा रहे हैं, दैट इज ओके। बस इससे वाकिफ होना है। मेंस 365 को उठाइए, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, बाकी हम लोग बताएंगे उसमें भी क्या पढ़ना है, उसका भी क्रक्स। ओके सर, थैंक यू। जैसे हम इंग्लिश में ही लिखना प्रेफर करते हैं, जैसे आई मीन रोमन में, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसे हम रोमन में लिखते चले या देवनागरी में ही लिखना होगा? इंग्लिश में क्या मतलब, एग्जाम्पल बताइए क्या लिखना चाह रहा है जैसे हिंदी में। सपोज जैसे जीआईएस लिखना है हाँ। या टाइप से, और हम्म आईसीटी, तो इसे क्या हाँ। हम आईसीटी लिख सकते हैं, एआई लिख सकते हैं, या उसे देवनागरी में लिखना ही देखिए, पड़ेगा? नहीं, दो तरीका है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, IECT लिख दीजिए करके हिंदी में, और ब्रैकेट में कर दीजिए ICT इंग्लिश में, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि मीडियम जब हिंदी है तो थोड़ा सा वो चीज़ पे ध्यान रखा जाएगा कि नहीं, डायरेक्ट हिंदी से डायरेक्ट ICT लिख दिए वो ठीक नहीं लगेगा। तो उसमें आप लिख देंगे देवनागरी में ICT, ब्रैकेट में कर दीजिए ICT। ओके सर, GIS है तो GIS करके फिर ब्रैकेट में GIS। जिसका परफेक्ट हिंदी पता है तो वो लिखिए, अब ब्रैकेट में AI कर दीजिए। स्क्रीन अब बंद कर दिया गया है। सर ये जो क्लास मतलब जैसे हो पूछ लीजिए क्लास कैसा लगा, ठीक था, बहुत ज्यादा अच्छा हाई था। हो गया।
नहीं सर, सर बहुत काफी अच्छा लगा। अच्छा था, बहुत अच्छा था क्लास काफी अच्छा रहा सर आज का, खासकर वो काफी टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेटिव था से सर। किस किस पॉइंट बहुत पे अच्छा था सर, जिस तरह से सर लिस्ट बता के बताया सर, बहुत बहुत ज्यादा सर डिटेल में था। सर पीडीएफ प्रोवाइड हो जाता ना तो फिर हम लोग उसका सर क्लास बहुत अच्छा था सर, जैसा आपने बताया हाउ टू राइट द आंसर, क्या क्या टर्म यूज करेंगे, जनरल आंसर अवॉइड करेंगे, ये सब बहुत चीज सीखने को मिला सर। और कैसे हम लोग आंसर्स को डाइवर्सिफाई करके लिखेंगे तो वी कैन फेच गुड मार्क्स, ये चीजें। क्योंकि सर जनरली होता है ना, कोई भी आंसर अभी आप कोई टॉपिक दे दिए तो जनरल आंसर ही लिखाएगा, और ये भी सर कंटेंट का थोड़ा सा कमी तो है जिसको इनहेंस करना होगा। बट सर थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस, बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू सो मच। इसी टाइप का टर्म्स तो हमेशा खोजते रहे हैं सर, बट मिलता नहीं है, खुद से करना बहुत दिक्कत होता है, तो यही चीज खोज रहे थे पहले से। कोई नहीं, बाकी जो साइंस एंड टेक का है हम लोग क्लास रेगुलर लेंगे, ठीक है, उसमें आपका कवर हो जाएगा। बाकी सोर्स जो पूछ रहे थे, सोर्स के लिए एक ही है, मेंस जो विजन का आता है 365, उसको अच्छे से पढ़िए, और बाकी चीजें हम लोग एड ऑन करेंगे बेहतर तरीके से। और कीवर्ड्स जहां समझ भी नहीं आए, इसका मतलब क्या है, उस पे ज्यादा इम्फेसाइज नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा रफ मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन टर्म पता हो, टर्म जरूर लिखना है आंसर राइटिंग में, ये ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं भागना है कि उसके अंदर घुस गए, बस पता है कि इंसिनरेशन क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, उतना इनफ है साइंस, क्योंकि आपको वहां पे एक्सपर्ट नहीं चाहिए उसको, बस लेमन में ही, लेकिन कीवर्ड्स चाहिए। सर पीटी ठीक है, 365 भी करना होगा क्या, या फिर सिर्फ मेंस? कोई एक कर लीजिए, पीटी 365 कर लीजिए या मेंस कर लीजिए, कोई एक कर लीजिए। ओके सर। अभी तो आया नहीं है, तो अभी मेंस 65 ही आया हुआ है, तो उसी को पढ़ लीजिए। अभी आने में 1 महीना लगेगा लगभग, कुछ को पॉलिटी का सिर्फ आया है, बाकी तो अभी आया नहीं है। सर ग्रुप में अगर किन्हीं